चलिए बेटा, तो हम शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा बोल रहा है, आप लिखिएगा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। मींस रेन ड्रॉप्स वर्टिकली इस तरह से हमारी गिर रही है और इनकी जो स्पीड है वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। नेक्स्ट वन बोल रहा है, ए वुमेन rides the bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction। मान लो इधर हम यहाँ पे नॉर्थ मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं साउथ, और एक वुमेन है वो यहाँ पे इस तरह से जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमारा दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। आगे पूछ रहा है द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसे अपने अम्ब्रेला को यहाँ पे रखना है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है पूरा, अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो मान लो रेन ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं। अगर हम इधर जा रहे तो रेन ड्रॉप्स हमें क्या थोड़ी सी पीछे क्यों आते नजर आएंगे। हम जब ऐसे जाते, आपने देखा होगा जब हम किसी बाइक से जा रहे हैं स्पीड से, तो हमें रेन ड्रॉप्स ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्रंट से आ रही है। जैसे स्पीड बढ़ाते हैं हम, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ते हैं हम उतने ज्यादा भीगते हैं। पता है आपको, ये आराम चलते तो थोड़ा धीरे धीरे भीगते हैं, लेकिन अगर स्पीड चलते तो हम ज्यादा भीगते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या इधर अपन अगर इधर जाए तो उनकी जो रिलेटिवली रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इस तरह से। तो हमारी अगर मान लो ये है तो रिलेटिवली बात करें तो क्या जो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन, क्योंकि रेन ड्रॉप्स इस तरह से टर्न हो जाएगी। अगर वुमेन इधर जाती तो फिर किधर टर्न हो जाती, उधर की तरफ। पास समझ में आ गई। तो यार ये एंगल हमें वर्टिकल से ये एंगल निकालना है। कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा हो, यस है ना। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सारे बच्चों ने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, tan थीटा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यही है कि tan थीटा। यस, चलिए भैया, आपने यहां से अगर बात करूं tan थीटा की तो v ओमेगा t मतलब वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है 10, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है 30, 0 से 0 कैंसिल। तो यहां पे tan थीटा आ गया हमारा 1/3, या फिर इसको अपन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, या इसको 0.33 लिख सकते हैं। यस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बात समझ में, अगर मान लो मुझसे पूछा गया कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन, तो क्या हम ये भी निकाल सकते हैं। यस, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन, क्योंकि यहाँ पे रेन ड्रॉप्स वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स क्या इस तरह से दिखेगी क्या उसको, देखो जनरली बरसात कैसे हो रही है, नीचे रेनफॉल हो रही है इस तरह से, लेकिन अगर वो रेस्ट में तो उसको ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे उन्होंने स्पीड से आगे भागना चालू किया तो रेन ड्रॉप्स अब थोड़ा सा क्या जाएगी, टर्न हो जाएगी इसी तरह से, और वो एंगल क्या माना अपन ने, थीटा। तो हम चलिए ये चीज है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन का स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद ग्राउंड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये अपने को निकालनी है, निकाल सकते हैं अपन ये 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। आएगा समझ में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस 900 तो 1000 हो जाएगा, 1000 v r ओमेगा, तो इसका स्क्वायर है तो v r ओमेगा जो हो जाएगा ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर का सीन क्लियर है, मतलब 10 रूट को हो गया ये अपना। उसके बाद अगर मान लो बोले कि बंदे को अपना अम्ब्रेला किस तरह के डायरेक्शन में मतलब टर्न करना, तो क्या वुमेन को अपना अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा। यस, आगे बात समझ में, ऐसे पकड़ना, रेन ड्रॉप्स सब उसको ऐसे दिखाई दे रही है। तो अच्छा ये क्या इधर साउथ की डायरेक्शन है, हाँ, तो कितने एंगल से, इतने एंगल से, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ। बात समझ में आ गई। यस, तो हमने क्या किया भैया, मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल डिजाइन किया, कुछ नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, हम इस वाली प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम, जो हम यहाँ पे रिलेटिव में पढ़ते हैं इसको, तो उसी पे बेस्ड होता है ये। तो हम बस यहाँ पे ट्रायंगल डिजाइन करना, वो सारा सामान है। समझ में आ गया कैसे निकाला। यस, चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है ये, इसे हम बोलते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इजी है, तो इसे नोट कीजिएगा। ए मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ
4 किलोमीटर पर आवर, a man can swim at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। कोई भी स्टील वाटर है उसमें ये 4 किलोमीटर पर आवर से हमारा स्विम कर सकता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। इसकी हमें दे रखा है 1 किलोमीटर वाइड जो दे रखी है रिवर, मतलब एक 1 किलोमीटर वाइड रिवर है इस तरह से, जो इधर की ओर फ्लो हो रही है, और ये इसके बीच की जो गैप दे रखी है ये दे रखी है हमारी बेटा 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। और ये बंदा ये बोल रहा है कि भैया जो बंदा है हमारा वो 4 किलोमीटर पर आवर में तैर सकता है, मतलब जब वो स्टिल वाटर में तैरे, मतलब अगर वो पॉन्ड में तैरे उस केस में उसकी स्पीड क्या क्या होती है, मैक्सिमम 4 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखिएगा इसमें, वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टडी एट 3 किलोमीटर पर आवर। अगर रिवर यहाँ पे इधर जो फ्लो आ रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो देखना हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। आगे बोल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, वाइल इफ द रिवर फ्लोस स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एंड मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द river current, and he makes his strokes normal to the river current। मतलब रिवर अगर हमारा इधर फ्लो रहा है तो बंदा कैसे कैसे तैरने की कोशिश कर रहा है बेटा, सीधा सीधा। अरे वैसे मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन जो है वो इस तरह से, मतलब एकदम उसके परपेंडिकुलर तैर रहा है। मान लो कि ये वाला ए बैंक पे है और ये वाले को मान लो अपन बी पॉइंट। आगे बोल रहा है यहाँ पे नॉर्मल टू द रिवर करंट, मतलब रिवर इधर फ्लो रहा है तो ये इसके परपेंडिकुलर तैर रहा है। आगे बोल रहा है ये, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीच द अदर बैंक, व्हेन ही रीच द अदर बैंक। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे ये बंदा जो भी अपनी वेलोसिटी तो क्या है, इसे ये रिवर क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। यस, लेकिन रिवर इसको क्या इधर की ओर पुश करेगी, रिवर क्या करेगी इसको इधर की ओर पुश कर रही है। yes. अब रिवर को इधर पुश कर रही है तो ये जस्ट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ना होते हुए किसी तीसरे पॉइंट सी पर मिलेगा। आएगा समझ में? yes. क्यों? क्योंकि रिवर ने तो इसको क्या किया, पुश किया, इसने खुद को इसके परपेंडिकुलर ही पुश किया, लेकिन रिवर इसको क्या कर रही है, धक्का के ले जा रही है। yes. तो ये यहाँ पे बी पे ना पहुंचते हुए कहाँ पहुंचेगा, सी पॉइंट सी पर। इस तरह से बात समझ में आ गई? तो हमें ये निकालने की ये एक्चुअली ये इतना सा गैप, ये इसे बोलते हैं एक्चुअल में हम इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट। मतलब जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो इज नोन एज ड्रिफ्ट। मतलब इतना इस बंदे को चल के आना पड़ेगा कि अगर मतलब सी से बी पे आना है तो। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालना, पहली बात तो टाइम, सबसे पहले ही निकालना हमें टाइम। फर्स्ट पॉइंट, टाइम इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। यस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी रख रहा है ये कितना रख रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, 1 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी, और ये कितना है डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर करना है, और यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर कहाँ चले जाएगा, ऊपर। 1/4 आवर हो गया क्या? यस। अगर इसे मिनट में लेना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 मिनट्स हो गए क्या? कितना हो जाएगा, 4 1 जा 15 टाइम जाएगा, ये मींस 15 मिनट्स। समझ में आ गया? मतलब इसे पूरी रिवर को क्रॉस करने में अभी तक टाइम कितना लगा, 15 मिनट। आएगा समझ में? दूसरा पॉइंट इससे निकालनी, अब यहाँ पे अपने को निकालनी है ड्रिफ्ट, कि इसने एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर की। अच्छा एक बात बताओ, 15 मिनट में ये 4 किलोमीटर पर आवर में तो इसे रिवर क्रॉस करा दी। अरे बात समझ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कर दी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है बताओ, 3 किलोमीटर पर, मतलब ये रिवर की वजह से हो रहा है ना ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर बात बताओ, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो 3, तो अपन जानते हैं कि भैया जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम।
अरे यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो टाइम को बदल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए वेलोसिटी कौन ले जा रहा है इसको 3 किलोमीटर पर आवर पास आ रही है समझ में टाइम। अच्छा आवर में कितना टाइम लग रहा है बताओ जरा, कितना देर का 1/4 तो क्या 3/4 किलोमीटर हो जाएगा क्या? यस। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये 3/4 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई अपनी 3/4 किलोमीटर। इसको 0.75 किलोमीटर भी लिख सकते हैं क्या? यस। 3/4 का मतलब क्या है 0.75। वापस रिवर जाओ, एक रिवर थी जो 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, एक बंदा है जो इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है किस रफ्तार से 4 किलोमीटर पर आवर से। इसे क्रॉसेस तो कर रहा है इस तरह अभी 13, लेकिन अभी यहाँ पे ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर उसको क्या करेगी पुश करेगी इधर पुश। तो ये बंदा अपना जो स्ट्रोक है मतलब बंदे को हम बोले तो हम यहाँ पे ऐसे बोले कि ये भैया इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, लेकिन ये रिवर इसको क्या करेगी आगे तो पुश करेगी। यस। तो बंदा जस्ट यहाँ पे ना जाते हुए कहाँ पहुंचेगा वहां पर, क्योंकि इसने तो इसको पुश किया रिवर। अब इसने अपने को टाइम निकालना है भैया इसको इस बैंक से इधर जो पहुंचने कितना टाइम है। हमने पढ़ा कि भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी को टाइम बोलते हैं मतलब। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा 1 किलोमीटर, किस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है इसकी 4 किलोमीटर, तो 1/4 आवर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि भैया इस डायरेक्शन में B से C तक का ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो जितने टाइम में ये वाले वेलोसिटी ने इसको इधर धकाया उतने टाइम में इस वाले वेलोसिटी ने इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया गया रिवर। यस। तो हम जानते हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन कौन धका रहा है इसको 3 मतलब रिवर। टाइम कितना लग रहा है निकाला आपने 1/4 आवर, तो 3/4 किलोमीटर आ गया क्या ये है ना। टाइम को 3/4 आवर और ये हो गया अपना किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से अपना कितना किलोमीटर आ गया 3/4। इज दैट क्लियर? इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो 0.75 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? यस। तो ये है हमारा भैया रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। अच्छा है कर लीजिए। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पे 2 डायमेंशन इस टाइप का रिलेटिवली का, उसके बाद अपन डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल पे जंप कर जाएंगे। तो लिखिएगा इसको इन ए हार्बर, हम यहाँ पे इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन अ हार्बर, यहाँ पर ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, यहाँ तक तो हम जानते हैं। इन द हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट एंड द फ्लैग ऑफ ए on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the north east direction। मतलब वेलोसिटी ऑफ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ये हमारी दे रखी है वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द बोट स्टार्ट मूविंग इन द स्पीड ऑफ, सीरीज देखिएगा, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द and the flag on the mast of the boat is anchored in the harbor fluttered along the northeast direction। मतलब जो फ्लैग लगा हुआ है एक मतलब एक मस्तान बोलते हैं इसको अपन, जैसे बोट के ऊपर एक मस्तान होता है, मतलब जो उसका हेड होता है उस पे फ्लैग लगा होता है, तो फ्लैग क्या कर रहा है फ्लैग बोट पे लगा हुआ है, लेकिन हवा जो इसको क्या कर रही है एक साइड हमारी टर्न कर रही है, और जो उसकी हवा की डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन है वो ये है, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसमें 72 किलोमीटर पर आवर। आगे लिखिएगा इसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के आगे, if the boat start moving at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर to the north direction। अगर मान लो कि बोट जो है वेलोसिटी ऑफ बोट को है इधर और इसकी वैल्यू दे रखी है 51 किलोमीटर पर आवर, बोट हमारी इधर जा रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो हमें मतलब जो फ्लैग लगा हुआ है उसके मस्तान पर मास्ट पर उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अभी बंद हो गया। अगर बात करें कि बोट हमारी जो है वो इधर जा रही है 51 किलोमीटर पर आवर से, अरे बात समझ में। अच्छा यार, तो फ्लैग इस बोट की रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से क्या पीछे की ओर हो जाएगा? यस। मतलब इसकी वेलोसिटी की वजह से पीछे की ओर हो जाएगा, हवा इसको इधर घुमा रही है। अच्छा, फ्लैग को ये इधर घुमा रहा है, मतलब जो बोट की रिलेटिव वेलोसिटी, आप देखना कभी एक अपनी कार के ऊपर एक झंडा लगाओ, आप कार चलाओ तो हवा के ऊपर मतलब पीछे की ओर जाएगा, तो ये पीछे की ओर, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसको ले जाएगी फ्लैग को, और इधर कौन कौन खींच के ले जा रही है? विंड।
मतलब ये इसकी रिलेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे इसको मैं माइनस बी भी लिख सकता हूँ। यस इसकी जो वैल्यू है इसका जो मॉडुलस है वो तो कितना हो जाएगा यहाँ BB 51 ही हो। 51 ही होगा। और यहाँ पे v डेल्टा 2 तो यहाँ पे ये इसको ले तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो गई। यस वेलोसिटी आप मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? डायरेक्शन ऑफ फ्लैग कैसे? विंड इसको इधर ले जा रही है और ये हमारा जो बोर्ड इधर जा रहा है और क्या वो पीछे की ओर जा रहा है। Yes. तो ये दोनों इंपैक्ट करेगा इस पे। यस और जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से दोनों का रिलेटिवली हो जाएगा, मतलब इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही ये होगा क्या? आ रही बात समझ में? अच्छा यार इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 और ये एक्चुअली 45 हो जाएगा क्या? यस तो 45 90 प्लस 45 टोटल एंगल देखो। यस 90 प्लस ये वाला इसका 90 हाँ और ये एक्स्ट्रा 45 और यहाँ पे थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 90 प्लस 45 हो जाएगा क्या? Yes, 45. या इसको अपन बोल सकते हैं 135 डिग्री। यस बता दें हम, क्लियर है? अब हमें निकालना है विंड के साथ, मतलब ये जो एंगल हमारा निकालना है कि ये कितना जाएगा, मतलब इसको हम मान लेते हैं थीटा या इसको थीटा मान चुके तो इसको मान लेते हैं अपन अल्फा। क्या मान सकते हैं? अल्फा। आ रहा समझ में? मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको यहाँ पे रिजल्टेंट के साथ tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी अगर दो का रिजल्टेंट निकालें अपन तो उस रिजल्टेंट का किसी भी एक कंपोनेंट के साथ जो फार्मूला है वो कैसे आएगा? ये मान लिया अपन अल्फा बेटा, तो कैसे निकाला था मैंने? जिसके साथ निकालना है उसको यहाँ पे नीचे रखते हैं अपन और ये कितना दे रखा है? 72 ऊपर ये कितना रहेगा? 51 sin थीटा 51 cos थीटा। पढ़ा था मैंने कि यहां मैंने बताया था कंपोनेंट किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का किसी भी एक कंपोनेंट के साथ जो हमारा जो एंगल होता है वो कैसे निकालते हैं अपन? मैंने बताया था ऊपर जिसके साथ एंगल निकालना है उसको यहाँ पे अपन इकलौते को यहाँ पे रखते हैं। आप जस्ट मेरी वेक्टर की क्लास देखिएगा उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं और ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा और साथ में इस तरह से। आ रही बात समझ में? जैसे मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, ये a है और ये b है और ये इनका रिजल्टेंट है r। ये इसके साथ मान लो क्या हो रहा है? तो अपन ने क्या लिखा था बेटा? tan अल्फा इज इक्वल टू a के साथ एंगल बनाना है। यस तो अपन ऊपर किसको रखेंगे? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस तरह का पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा आपको। चलिए तो यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू 51 sin कितना एंगल बन रहा है बेटा? 135 डिग्री। यस sin 1 सेकंड 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 प्लस 51 cos 135। अच्छा 135 डिग्री करते हैं तो वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको ऑल सिल्वर टी कप्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री। देखो यार जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूं ना, हर एक लेक्चर का एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है, मतलब कहीं भी कुछ भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं किससे भी। तो बताओ जरा sin 35 को अपन क्या यहाँ पे 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। यस अच्छा एक कौन से कोऑर्डिनेट में अपन ने पढ़ाया था यहाँ पे? ऑल सिल्वर टी कप्स 90 मतलब ये साइन वाले घर में यस तो पॉजिटिव आई क्या? यस cos 45 होगा। यस साइन 9 ऑड है कि 1 ऑड पहले तो उसी के घर में है, मतलब 135 जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। 90 90 180 270 360 याद होगा, ये मैंने पढ़ाया था। यस 90 से 180 मतलब ये साइन के घर में है और साइन के होम में तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ऑड साइन क्या हो जाता है इसमें? cos में चेंज हो जाता है 1/√2 आएंगे इसमें। उसके बाद अच्छा cos की भी निकाल देते हैं यार। cos 130 इसको भी क्या cos 90 प्लस 45। पहली बात तो ये साइन में होगा। यस तो माइनस पहली बात तो साइन के घर में तो cos तो यहाँ पे होता है। हाँ तो माइनस sin 45 cos की जगह क्या हो जाएगा बेटा? sin 45 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/√2 मतलब cos 45 प्लस मतलब ये मतलब cos 135 की वैल्यू तो -1/√2 एंड sin 135 की वैल्यू सॉरी 1/√2। आगे बात समझ में? चलिए तो यहाँ से अपन देखते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू 51 into 1/2 ये क्या हो जाएगा बेटा? sin 131/√2 यस डिवाइडेड बाय 72 प्लस 51 into -1/2 -1/√2। यस ठीक बेटा? चलिए तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 51/√2 51/√2 डिवाइडेड बाय 72 ये माइनस को मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे ले आऊँ। यस ये √2 इधर ले आए तो ये 72 √2 -51
4 डिवाइडेड बाय Root two, root two क्रॉस से वाले root two रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया कैंसर। कैंसिल। Yes. तो यहाँ से 10 अल्फा इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 70 72 1.414 तो ये 72 कितना हो जाएगा ये 72 1.4 मल्टीप्लाई 72 तो ये हम करेंगे दोनों 28 का 10 के एक्चुअली ये हो जाएगा अपना 1.72 मतलब 100 देखो 1 से करेंगे 72 तो ये और फिर 0.4 का अगर 72 में करेंगे 728 मतलब 28 हो तो 72 प्लस 28 अराउंड ये 100 का राउंड आएगा 100 हो है ना जाएगा। 101 का राउंड Yes. 101 में से अगर ये गया तो 51 गया तो 50 बचेगा। मतलब अराउंड 50 बचेगा 50 बचेगा। तो अपन अराउंड 50 अच्छा इनको भी अगर हम काटे तो अराउंड 1 ही बचेगा क्या हाँ। अप्रोक्सीमेट तो 10 अल्फा जो आएगा वो बचेगा यहाँ पे 1 point something। तो अल्फा के बेटा 45 डिग्री हुआ। आ जाएगा Yes। मतलब अल्फा की वैल्यू आई क्या आई 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन अल्फा को मतलब टर्न 45 डिग्री पे तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ईस्ट इस डायरेक्शन तो हमारी ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा फ्लैग की डायरेक्शन क्या रहेगी ईस्ट रहेगी। देखो ना इसके साथ 45 कौन बना रहा है ईस्ट बना रहा है ये तो हमने डायरेक्ट मैंने ऐसे ही अल्फा मान ली मैंने एज्यूम कर लिया तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 तो इसके साथ 45 तो इसके साथ 45 कौन बना रहा है ईस्ट बना रहा है Yes. मतलब ये डायरेक्शन क्या रहेगी ईस्ट इज द राइट आंसर तो कर लीजिएगा सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेटा तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की। ये बंदा बोल रहा है ए सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग इसको नोट कीजिएगा ए सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई मतलब एक सीलिंग है ये हॉल की और इसकी जो अपने को घेर दे रखी है वो देखिए 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance? What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second 40 meter per second लिख लिया can go without hitting the ceiling of the hole can go without hitting of the ceiling of the hole। अब देखो दो चीज कुछ सवाल है देखा जाएगा अब यहाँ पे क्या मेरा दिमाग क्या सोचता है इसके बारे में बताता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन आने से के बाद मैंने बोला कि भैया मैंने किसी को भी मतलब किसी बोर्ड का प्रोजेक्ट किया 40 मीटर बस मतलब यहाँ पे मैंने इसकी जो डायरेक्शन दी है वो कुछ भी थीटा मान देते हैं अपन और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। इसको मैं इस तरह से प्रोजेक्ट करूँ कि जस्ट इससे टकराने से पहले ही मतलब यहाँ से और ये कैसे चलेगा आ रही बात समझ में Yes। कि यहाँ पे तो अब यहाँ पे टकराई नहीं जस्ट टकराने से पहले ही चला पहले जाए ही चला जाए। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट है 25 मीटर 25 मीटर दे रखा है Yes। और हमको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज मतलब ये कितना है यही बोला है हमने 40 मीटर पर सेकंड से अगर हम इसे प्रोजेक्ट करें तो जस्ट ये बिना टकराए सीलिंग से बिना टकराए यहाँ पे चला जाए तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए 25 हाँ 25 से अगर ज्यादा हुआ तो फिर ये टकरा जाएगा क्या सीलिंग से Yes। अरे बस समझ में तो उस केस में हमें क्या निकालना है रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा वही रेंज को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। चलिए गेट रेडी फॉर द रेंज। अच्छा मैक्सिमम हाइट h max सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है फार्मूला u square sin square theta upon 2g by 2g ये होता है h max कितना ले बेटा 25 u स्क्वायर u कितना रहेगा 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा नहीं पता हमें देख लेते हैं upon 2g 20 हाँ है ना 0 और यहाँ पे इसको हम 40 को क्या लिख सकते हैं 40 स्क्वायर को 40 into 40 लिख सकते हैं क्या yes upon 20 20 sin sin square स्क्वायर थीटा 25 21 जा 2 जा 80 हो गया 80 yes 80 को नीचे ले आए तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 upon 80 80 कुछ कट रहा है 5 होगा 60 है ना से स्क्वायर 5 and 16 हो गए अब स्क्वायर है सॉरी यहाँ तो इसको अंडर रूट अपन लेते हैं तो sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये 16 का कितना हो जाएगा आराम से 4 हो जाएगा yes ये जो 2.26 के राउंड होता है मतलब ये जो होता है
इसकी वैल्यू होती है 2.26 के अराउंड और ये होता है 4। Four. तो ये अराउंड 1/2 आया क्या? 1/2 यस। मतलब जो थीटा आएगा, मैं देखो अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं, ये एक्चुअली 30 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ के होगा। 1/2 मतलब क्या होता है? ये 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 30 डिग्री से थोड़ा मतलब 32 33 के अराउंड मान सकते हैं। 33 32 जो भी जितना डिग्री का, वैसे वैसे भी यहाँ पे अपन 1/2 के अराउंड ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। यहाँ तक का सीन क्लियर है? यस। अब यहाँ से रेंज फाइंड करना है। वैसे अपन को यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इससे आ जाएगा। चलो भैया 30 डिग्री, तो रेंज जो होता है, रेंज का फार्मूला सारे u स्क्वायर sin to थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin to थीटा अपॉन g आ रही बात समझ में? तो u स्क्वायर u की वैल्यू हुई 40 into स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू sin to थीटा sin। अच्छा 33 का लगभग ये कितना डिग्री हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 मतलब 60 थोड़ा ज्यादा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 है ना? और √3/2 के अराउंड ले लेते हैं अपन। अभी क्या ले लेते हैं इसको, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 36 के अराउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 40 into 40 डिवाइडेड बाय 10 और sin तो इसे मैं अराउंड अभी यहाँ पे √3/2 ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब एप्रोक्सीमेशन में मैंने ले लिया। यहाँ पे चाहे तो आप एप्रोक्सीमेशन में क्या ले लिया? 30 डिग्री। वैसे इसको अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आता है तो आपको इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी कि हाँ 30 डिग्री होता है और sin 33 पे जो होती है वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको गिवन होगी। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत आसान है। तो कितना हो गया बेटा? 0 से 0 का 2 बन जा 2 है, तो 80 आ गया 80 अपना करीब 80√3। अब इसकी वैल्यू जो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, √3 को 1.731 लिखते हैं, सॉरी 1.732, 80 की वैल्यू तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो ये हो जाएगा 100 के आसपास है। हाँ 8 मतलब 56, मतलब ये हो जाएगा अपना करीब 126 सॉरी 136 या 140 के अराउंड क्या हो जाएगा? ये 140 के अराउंड हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है? समझ में आ गया यार? यस। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो ये 140 150 के अराउंड आएगा जब आंसर आएगा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, तो नोट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब वो आर मैक्सिमम कितना फेंक सकता है बेटा? वो 100 मीटर। Then how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि मैंने अभी आपको बताया था, वैसे ये तो हम जनरली बिना क्वेश्चन को देखे खाली डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर किसी को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 100 मीटर फेंक सकते हैं तो उसको अपर डायरेक्शन में आधा फेंक सकते हैं, 50 मीटर फेंक सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसे मैक्सिमम हम मतलब एज मैक्सिमम मतलब इसे मैक्सिमम किस हाइट तक हम फेंक सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, तो अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर मैं आरएमएक्स की जो वैल्यू आती है इज इक्वल्स टू 2h आती है, u स्क्वायर अपॉन g आती है क्या? यस। आ रही बात समझ में? क्योंकि u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g आती है, लेकिन sin 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, यही तो पढ़ा है मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ पे आरएमएक्स, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 100 दे रखी है। अच्छा, hmax की अगर जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। u स्क्वायर अपॉन 2g होता है? यस। कितना होता है? u स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, तो यार u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितनी है? 100/2 50 कितना हो गया? 50 मीटर। मतलब अगर ये 100 मीटर इसको हॉरिजॉन्टल में फेंक सकता है तो ये 50 मीटर इसको अपवर्ड फेंक सकता है। इसका वाइस वर्सा भी, कि अपवर्ड में अगर 50 मीटर फेंक सकता है तो हॉरिजॉन्टल में 100 मीटर फेंक सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा अपना? 16। चलिए नोट कीजिए इसको बेटा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये मैं स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, क्योंकि इसका मेन रीजन है अपन ने ये जो बेस्ड है सर्कुलर मोशन पे, और सर्कुलर मोशन में हमने जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स ये हमें पढ़ना होता है, तो वो अभी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्किप करा रहा हूँ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर
20 ये बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3t I के माइनस 2t स्क्वायर j के माइनस 2t स्क्वायर j के प्लस 4 k के प्लस 4 k के, ये इतना दे रखा है हमारा, इतना मीटर, ठीक। देन ए वाला, ये वाला दे रखा है 3t I के माइनस 2t स्क्वायर j के प्लस 4k k, ये हमारा पोजीशन दे रखा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, आगे वेयर आर इन द सेकंड जो भी है सारे इसे छोड़ो, आगे देखो फाइंड द v एंड a ऑफ द पार्टिकल, मतलब हमें यहाँ पे वेलोसिटी ये क्या है और साथ में एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड बी ऑप्शन में बंदा बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी of the particle at t equal to 0, means t equal to 2 सेकंड पर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एज वेल एज डायरेक्शन भी निकालनी है, मतलब v की क्या डायरेक्शन होगी और क्या मैग्नीट्यूड होगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए अब इसमें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है और ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, सब में t का फंक्शन दे रखा है, मतलब यहाँ पे ये टाइम के साथ साथ तो वेरी कर रही है पोजीशन। अगर मान लो कि यहाँ पे t नहीं दे रखा हो तो वो तो कांस्टेंट हो गया भैया पोजीशन वेक्टर, लेकिन यहाँ पे पोजीशन क्या होता है, टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। अब मैं बात करूंगा वेलोसिटी, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मतलब dr/dt को अपन वेलोसिटी बोलते हैं क्या? यस, इसी को क्या बोलते हैं हमें वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूं भैया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट टाइम या t के रेस्पेक्ट में। चलिए 3t को अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो t का क्या हो जाता है 1, 3 मैंने ये डिफरेंस t का 1 तो 3 I के हो गया माइनस 2t स्क्वायर 4t है ना, तो 4t ये 2 नीचे जाता जंप करके, x की पावर n वाला फार्मूला पढ़ा ना हमने, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 नीचे जाता तो 2 2 जा 4, t की पावर 2 minus 1 is 1 jk, I jk को एज इट इज वैसा का वैसे लेने देना है, सिर्फ अपने को इन फंक्शंस में यहाँ पे करना है। अच्छा प्लस 4 इक्वल का कांस्टेंट है बेटा 0 हो जाएगा, 0 के आगे बात समझ लें। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है, इसको अपन dx अपॉन dr अपॉन dt होती है, इसी को अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा 3i के माइनस 4t j के प्लस 0 के। आगे बात समझ में। उसके बाद ये तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा इसी को अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसी को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं dv अपॉन dt। अच्छा 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या जाएगा 0 I के माइनस 4 t का 1 j के प्लस 0 के क्या 0 का तो 0 आ जाएगा। तो क्या ये अपना एक्सेलरेशन आ गया क्या, a is equals to minus 4 j तो के, ये आ जाएगा 0 I के माइनस 4 j के प्लस 0 के। इज दैट क्लियर? यस। अब देखो यार यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसकी जो वैल्यू क्या है 4, और किस डायरेक्शन में माइनस j का मतलब माइनस मतलब y डायरेक्शन में है क्या। जैसे मान लो मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से, ये वाली डायरेक्शन को मैं x मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं y, और ये जो यहाँ पे इस वाले को मान लेते हैं अपन z। z का मतलब ये बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे आ रहा है 0i के 0 माइनस 4j के प्लस 0 के, मतलब यहाँ पर इसकी जो 4 के मतलब यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो ये है क्या j के, अगर मैं x में i लेता हूँ तो माइनस x में माइनस i लेता हूँ क्या, यस। ऐसे y में अगर मैं j लेता हूँ तो माइनस y में माइनस j लेता हूँ क्या, यस। z में अगर मैं यहाँ पे k लेता हूँ तो माइनस z में क्या लेता हूँ माइनस के, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ जरा, 0i के माइनस 4j के प्लस 0 के, तो इसकी डायरेक्शन वो क्या है j के मतलब नेगेटिव y एक्सिस में। अब ये तो चीज हमारी फाइंड आउट हो गई, चिरकुट सा कॉन्सेप्ट है, तो क्लियर है।
अगला बोल रहे हैं 2 सेकंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए सेकंड बात इसमें इसका बी जो पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा जो पार्ट नंबर था ए। बी पार्ट में निकालना है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। वेलोसिटी आपको दे रखा है क्या? निकाला अपन ने अभी यहां से वेलोसिटी अभी अपन निकाला, लेकिन 2 सेकंड में। तो टाइम की जगह क्या रख देंगे बेटा अपन? 2 सेकंड डायरेक्ट 2 सेकंड। तो टाइम की जगह 2 सेकंड रखते हैं तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकंड जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3। इसके साथ तो कुछ है नहीं माइनस 4 -8 जे है तो यहां पे इसकी जगह t की जगह 2 रख देते हैं अपन प्लस 0 के लिए। अरे यार 0 को चाहे लिखो या नहीं लिखो इससे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला है। अरे बस समझ तो हमारा v at t इक्वल टू 2 सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3i कैप माइनस 4 2 जा 8 जे कैप। आ गई क्या वैल्यू? यस आ रही है समझ में? तो अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। क्या 3i माइनस 8 जे आ रहा है क्या? चलिए 3i 3 मतलब i के सामने तो पॉजिटिव है और j मतलब y के आगे क्या नेगेटिव, मतलब हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी। देखो यहाँ पे अपना मैग्नेट सॉरी इसका डायरेक्शन ये तो आ गया, अपना वेक्टर फॉर्म तो आ गया। यस वेक्टर ये तो मैग्नीट्यूड तो हमारा निकालना है बहुत आसान है, मैंने बताया था आपको अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट माइनस 8 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बराबर ही होता है। Yes. माइनस 8 का भी 64 होता है, प्लस 8 का भी 64 ही आता है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 9 प्लस 64 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 9 + 64 होगा 73 अंडर रूट 73 मीटर पर सेकंड, मतलब 750 ये हो जाएगा अपना 99 जो 81 होता है और 8 64 मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब अब देखो, अब बात करें इसकी डायरेक्शन की। ये तो अपना क्या आ गया बेटा? ये तो अपन ने क्या निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करें डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बिल्कुल अपने दिमाग में चलाना है। i के सामने यहाँ पे पॉजिटिव है 3 पॉइंट मतलब x है वो पॉजिटिव में अपन ने पॉइंट बना लिया। j के सामने क्या है? नेगेटिव है, मतलब j यहाँ पे और ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे तो मतलब नीचे इन दोनों मिलाया आप तो कहीं ना इस पॉइंट मिलेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? ये डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अपन ने एरो बना दिया। अरे बात समझ में? एक कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अरे बात समझ में? देखो i के सामने पॉजिटिव j के सामने i पॉजिटिव j नेगेटिव की डायरेक्शन। अगर मान लो इसका एंगल भी निकालना है तो एंगल ऐसे निकालते हैं बेटा tan थीटा इक्वल टू j का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय i का कोएफिशिएंट। j का कोएफिशिएंट अपॉन i का कोएफिशिएंट, इसको चाहे मैग्नीट्यूड लगा सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू j का कोएफिशिएंट कितना? 8 या i का कितना? 3। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 8/3 या मतलब 3 गुना 6 मतलब 2.7 के अराउंड tan इनवर्स। और इसकी डायरेक्शन जो ये थीटा होगा किसके साथ होगा? x के साथ। बहुत ही बेसिक के सवाल है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। मतलब देखा जाए तो ये बेसिक भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। समझ में आ गई? वापस रिपीट जाओ आप, रिवर्स जाओ, क्या क्या पढ़ा हमने? पोजीशन वेक्टर दे रखा था, एक बार डिफरेंशिएट किया क्या गया? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन में ये मानता हूं कि ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन तो सभी को आने चाहिए। बस यहाँ पे हम t का है तो t को ही करेंगे। जैसे यहाँ पे भी समझ में आ गया, इसको हम यहाँ से डिफरेंशिएट समझ में आ गया बेटा अच्छे से? यस। बस इनको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है और i j k को हम बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं करने वाले। आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी एक बार क्या कर दिया अपन ने बेटा? डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या हो गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0i के माइनस 4j के। ये 0 0 को चाहे हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हो, तो एक को यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप सिर्फ माइनस 4j के माइनस 4j के 4 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा माइनस j के मतलब नेगेटिव y की डायरेक्शन में है क्या? नेगेटिव y की डायरेक्शन मतलब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। आगे मैं समझ रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा है मुझसे t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है किसकी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा पता चल गया, जहां पे t है वहां पे 2 सेकंड रख दिया, वहां से वेलोसिटी आ गई। उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यहां से दिया गया। उसके डायरेक्शन की अगर बात करूं तो y का कोएफिशिएंट अपॉन x को y का सॉरी j का कोएफिशिएंट अपॉन x i का कोएफिशिएंट तो 8 अपॉन tan इनवर्स 8 अपॉन दिया गया। लेकिन यहाँ पे एंगल किसके साथ बना रहा है बताओ जरा? x एक्सिस के साथ बनाता है। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। चलो बेटा हमारे क्वेश्चन 20 तक सोल्व हो गए। अब हम बात करते हैं 21 की। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है
और इसका जिस तरह से मैं यहाँ पे जो सटीक तरीके से बताऊंगा आपको उसी टाइप से इसको सोल्व करना है। आएगा समझ? दिस द इजीएस्ट वे। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको तो जो मैं बता रहा हूँ उसी स्टाइल में आपको सोल्व करना है, इजी हो जाएगी चीजें। मैं बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इनिशियली हम बात करें तो वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट होता है 0,0 से t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम में विद द वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप। विद द इनिशियल वेलोसिटी v दे रखा है बेटा 10 j कैप। 10 j कैप को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 0 i कैप प्लस 10 j कैप एक ही बात है। अरे बस समझे? बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप moves in the xy plane with the constant acceleration 8 i cap plus 2 j cap 8 i cap plus 2 j cap। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और जो वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर है? वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तो इसको अपन यहाँ पे u बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? u। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसने। पहला, at what time is the x coordinate of the particle 16 मीटर? मतलब वो टाइम क्या होगा जब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना बन जाए 16 मीटर। ओके, एट व्हाट टाइम द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। एंड आगे इसी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। और जब यहाँ पे एक 16 मीटर पर बन जाए तो उसमें उसी टाइम पे अपना y कोऑर्डिनेट निकालना है। एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। सेकेंड बी वाला में पूछा है इसने व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम। अपने को मतलब पार्टिकल क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। मतलब बी क्या होगी इसकी एट दैट टाइम। क्या क्लियर है बेटा? यस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, ठीक है? अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है अब इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मुझे आई और जे के फॉर्म में दे रखा तो ये बात कर रहा है एक्स वाई प्लेन की मतलब ये दो लीनियर मोशन को मिला के उन्होंने मिलाया। yes. तो अब ऐसे लिख देंगे कि भैया यहाँ पे आई के सामने क्या है, आ रहा है 0, आई मतलब x और j मतलब y। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी y इक्वल टू क्या? अरे इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखा है ना, x में कितना है 0, y में कितना है 10। अच्छा मुझे बताइएगा इनिशियल एक्सेलरेशन इन x इक्वल टू एक्सेलरेशन इन x एक्सिस कितना है बताओ जरा। 8। एक्सेलरेशन इन y एक्सिस कितना है यहाँ पे 2। पल्ले पड़ गया यार, ये सारी चीजें हमारी आ गई। अब बंदा अब क्वेश्चन डाल देगा वो टाइम जब x कोऑर्डिनेट बन जाए 16 मीटर। क्या बन जाए 16 मीटर। अच्छा मुझे सारे बच्चों ने बताया कि भैया यहाँ पे अपन ने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी थी as इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। मुझे मेरे दिमाग में जब भी टाइम और डिस्प्लेसमेंट आता है ना तब तो मेरे दिमाग में ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है? हमें भी यही सोचना है कि जहां भी टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो हमारे दिमाग में ये इक्वेशन हो जानी चाहिए भैया, ठीक है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कितना दे रखा है, sx मान लेते हैं, ux मान लेते हैं x। अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो मैं सब में x sx की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब x में डिस्प्लेसमेंट 16, ux 0 है। अच्छा 0 में किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 0 प्लस 1/2 ax कितना दे रखा है 8 टाइम निकालना है। अरे बस समझ में 2 1 जा 4 जा। तो यहां से अपना ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 16 इक्वल टू 4t स्क्वायर 4 1 जा 4 4 जा। तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 तो t इक्वल टू क्या 2 सेकंड आ जाएगा। यस एक्चुअली आपको तो प्लस माइनस है लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहां तक का सीन क्लियर है? यस। टाइम निकाल लिया मतलब इस टाइम में y मतलब इसने टाइम में y क्या होगा, चलो निकालते हैं y इक्वल टू सेम टू सेम sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay स्क्वायर। ये होगा क्या बेटा sy, यही बोलते इसको sy को मैं y मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। uy कितना है बताओ जरा 10 आ रहा है क्या बेटा? यस।
टी कितना टाइम निकाला आपने 2 सेकंड 1/2 ए वाई कितना है बताओ जरा 2 कितना टाइम कितने सेकंड 2 सेकंड 2 से 2 कैंसिल तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 20 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 y इक्वल टू 24 मीटर। आ रही बात समझ में? अगर हमारा पार्टिकल बोले भैया इतने टाइम में 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या है तो x में तो कितना आ रहा है 16 मीटर एंड y में 24 तो क्या वो इस पॉइंट होगा 16, 24 पे क्योंकि x तो दे रखा है y अपन ने अभी निकाला है। आसान है क्या? चलिए इसके सेकंड पार्ट हम b पे पढ़ते हैं। ये तो हमने निकाला है इसका पार्ट नंबर a। b क्या बोला है वेलोसिटी क्या होगी भैया? आ रही बात समझ में? चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले v वेलोसिटी और इसकी बात आती है तो मेरे दिमाग में आता है v इक्वल टू u प्लस a ये आता है। चलिए पहले तो vx निकालेंगे आप ux प्लस ax t। चलो निकालो जरा vx कितना ux कितना हो जाएगा कितना दे रखा है देखो जरा x 0 दे रहा प्लस x की वैल्यू 8 टाइम की वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड। अच्छा ऐसे vy इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या uy प्लस ay t इक्वल टू प्लस at vy निकालते हैं अपन यहाँ पे vy इक्वल टू uy कितना दे रखा है बताओ जरा vy दे 10 सॉरी uy कितना 10 दे रखा है यस प्लस ay कितना है 2 टाइम कितना है 2 तो vy 2 2 जा 4 10 प्लस 4 14 हो गया क्या बेटा 14 मीटर पर सेकंड। अब अपने पास ये तो आ गया x की वेलोसिटी है y की वेलोसिटी। तो अच्छा मैं वेलोसिटी को ऐसा लिख सकता हूं क्या vx i के प्लस vy j के। आ रही बात समझ में? vx कितना दे रखा है 16 i के प्लस 14 j के। बात समझ में आ गई? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं क्या बेटा? 16 का कितना होता है बताओ जरा 16 का हां 256 है ना 256 प्लस 14 का 196 यस तो ये आ जाएगा अपना 452 क्या? हां 452 अरे का समझ में? तो ये हमारा OTC मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको निकालना आपका काम है बेटा। 400 का 20 होता है 21 का होता है शायद 421 कितना होता है कर लेना है ना तो 420 ऐसा कुछ आता है तो आपको देख लेना है मतलब 21 22 के अराउंड आएगा 20 23 के अराउंड 441 होता है ठीक है 441 मतलब यहाँ 21 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसमें तो कर लीजिएगा इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा तो अब we discuss here question number 22 देखो 21 तक क्लियर सारे बच्चों। अब यहाँ पे 22 में बोल रहा है I and J are unit vectors along x and y axis respectively। हम जानते हैं ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले तो x और y बना देता हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे समझना है बेटा। x और y मेरे को यहाँ पे वेक्टर है तो मेरे दिमाग में बस यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे x एक्सिस लिख देता हूँ और इस वाले को क्या लिख देता हूँ मैं y एक्सिस है ना। कैसे क्लियर? अब यहाँ बंदा बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस i के प्लस j के। एक वेक्टर मान लेते हैं इसको अपन p वेक्टर ये दे रखा है i प्लस j के एंड i माइनस j के। एक q वेक्टर मान लेता हूं इसकी वैल्यू दे रखी है इस बंदे ने i माइनस j के। यानी का सीन क्लियर है? एक तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है दोनों की एज वेल एज सेकंड वाला इसका सेकंड पार्ट इसको हम a पार्ट देते हैं इसका b पार्ट बोल रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a is equal to 2i plus 3j along पहले तो हमें i plus j के लोग निकालना और फिर यहाँ पे i minus j along the directions of i plus j and I minus j you may use graphical method okay। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहली बात मुझे a में इन दोनों के मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। हाँ। दूसरा मुझे इस वाले वेक्टर का इन दोनों के अलोंग क्या निकालना है ना मतलब कंपोनेंट निकालना है इसका कंपोनेंट निकालना है। देखो बेटा ये जो मैं समझा रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल इसको गार्ड मान लीजिएगा। मैग्नेटिक पॉइंट स्पेसिफिक मतलब बहुत स्पेशल क्वेश्चन है दिखने में आसान है लेकिन बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए पार्ट क्लियर करता हूँ ठीक है। ए पार्ट में बोला है कि i प्लस j तो पहले में या तो ये तो बहुत आसान है कि अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालें i प्लस j तो p क्या बोला था बेटा मैंने अंडर रूट
i के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, j के साथ कुछ नहीं मतलब 1 नेगेटिव इजीली निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा बताओ जरा 2। अरे बात समझ में। अब इसे ऐसे अगर मैं बात करूं q की, q क्या दे रखा है बेटा मेरा बताओ जरा i माइनस जी ये तो q का भी यहां पे वैल्यू निकालो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी वही होता है जो 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है, तो q इज इक्वल टू यहां पे 2। आएगा समझ। अब इनकी डायरेक्शन बात करें, अच्छा i जो है इसे मैं 1i के प्लस 1j के लिख सकते हैं क्या? यस और दोनों पॉजिटिव है क्या? यस x भी 1 y भी 1 कहीं ना कहीं यहां पे होगा यस आएगा समझ में, यहां पे होगा कहीं पे और यहां पे इस पॉइंट, तो ये जो आएगा वेक्टर इसे वेक्टर को हम p वेक्टर बोलेंगे क्या? i प्लस j। अच्छा एंगल भी निकाल सकते हैं क्या यहां से? tan थीटा इज इक्वल टू मैंने बोला था j का कोएफिशिएंट अपॉन i का कोएफिशिएंट, j का भी 1 है इसका 1 है, 1 अपॉन 1 कितना होगा बताओ जरा? 45 डिग्री मतलब थीटा थीटा इज इज टू 45 डिग्री। 45 डिग्री। अरे बस हम इसमें भी अगर मैं निकाल एक्चुअली ये ऐसा होता है मॉडुलस निकालना होता है हां 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये मतलब x के साथ कितना बना रहा है एंगल बेटा 45 डिग्री। q के बारे में आप लोग मुझे बताओ i माइनस j, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव y नेगेटिव अगर ऊपर y है तो ये माइनस y और x माइनस y नेगेटिव मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यस ये इस तरह से निकालेंगे। बात समझ में आ रही? ये हो गया हमारा q i माइनस j। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद इसका भी एंगल देखो यहाँ पे 1 by 1 45 होगा, मतलब ये ठीक हो गया। बात समझ में आ गया? यस ये तो p वेक्टर i प्लस j और ये q वेक्टर i माइनस j। याद रखा, सीन क्लियर हो गया हमारे बच्चों को? अब बात कर रहा है ये पहला पॉइंट मतलब b का पार्ट फर्स्ट कंपोनेंट समझना बेटा इसको ऑफ 2i प्लस 3j along i प्लस j। इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूं, अगला पार्ट आपको बाई से आप कर लोगे, ठीक है? देखो इस टाइप का कहीं पे कंपोनेंट आता है क्या, मैं इसका कंपोनेंट निकालना है इसके इसके इसमें। अच्छा ये वेक्टर आपका क्या माना है, इसको p माना है क्या? और इसको ऑलरेडी आपने गिवन है यस एक तो अगर मुझे कंपोनेंट निकालना a का किसके p के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं एक बात बताओ, मैं अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ p along कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along p वेक्टर, ये निकालना है Yes. तो कैसे निकालते हैं बेटा? जो भी यहाँ पे जिसका कंपोनेंट निकालना है, इसका कंपोनेंट निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, निकाल लिया मैग्नीट्यूड, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जिस भी वेक्टर है, जिस भी वेक्टर के along निकालना उसके यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये कंपोनेंट ऑफ a along p हो जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए इसको अगर मुझे निकालना है बराबर, अच्छा इसका a का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या बेटा? यस कितना हो गया बताओ जरा? अंडर रूट 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 माइनस 9। यस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 9, अंडर रूट 13 हो गया क्या? यस तो ये तो हो गया अंडर रूट 13 आने का समझ में? अच्छा किसी का भी मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? यूनिट वेक्टर। तो अच्छा यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने बताया था उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। चलिए p का यूनिट वेक्टर i प्लस j अपॉन 1। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना है इसका अभी निकालो आप 1 रूट 2। अरे बात समझ में? अंडर रूट का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अरे अभी करो ना यार, i की कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का होगा, तो इसका जो ये कितना हो जाएगा रूट 2। अरे बात समझ में? तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ रही है बेटा? यस। तो यहां से अगर मान लो तो यहां पे क्या आ गया, इधर का देखना जरा बोल दो, हां ठीक है? तो यहाँ पे i प्लस j डिवाइडेड बाय रूट 2, तो बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर i प्लस j डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग p वेक्टर। अच्छा ऐसे चलो मैं इसका भी बात कर ही लेते हैं अपन यार, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग q। आप ही लोग बताओगे मुझे किसका निकालना है? a का, तो उसका मैग्नीट्यूड यस इनटू इसके अलोंग निकालना उसके यूनिट वेक्टर के अलोंग। चलिए a का मैग्नीट्यूड वही होगा रूट 13, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो i माइनस j अपॉन रूट 2 बाय रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? रूट 2। यस ये दोनों आंसर है। बात समझ में आ गई? कोई मसला आता है? चलिए इसको नोट कीजिए, काफी स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है लेकिन इसको समझना है अच्छे से।
फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। आगे बात समझ में? आर्बिट्रेरी मोशन का मतलब होता है रैंडम मोशन और जिसमें एक्सेलरेशन हो वो क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। आगे बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो न्यूटन की इक्वेशन तो हमारी किसी काम की रही नहीं। आगे बात समझ में? मैंने बोला था कि न्यूटन इक्वेशन ओनली वैलिड फॉर द कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आगे नॉट फॉर द नॉन यूनिफॉर्म। तो न्यूटन की इक्वेशन तो यहाँ पे वैलिड नहीं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे कि ये ट्रू है या गलत। तो ए वाला बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है 1/2 v1 plus v2, ये एवरेज वेलोसिटी है इसका, v एवरेज को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। क्या है ये? गलत है यार। ये तो हमने कब निकाल सकते हैं ये तो जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। एस वेल एज हमारी जो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दो तरह के मैंने यूनिफॉर्म निकाले थे, तो सॉरी दो टाइप के एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, तो 2v1 v2 upon v1 plus v2। और ये कब होता है, जब हमारा टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ पे गिवन हो, टाइम इंटरवल हमारा इक्वल गिवन हो या फिर कुछ रेशियो में गिवन हो, तो हमारा ये होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बात समझ में आ गई है? जब हमारा टाइम इंटरवल इक्वल गिवन हो तब हम ये निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरा बी ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे R2 minus R1, हाँ V एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 minus R1 T2 minus 2। अब देखो ये दुनिया में सभी जगह वैलिड है, ये कोई न्यूटन की इक्वेशन में बेस्ड नहीं है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी का ये एक्यूरेट वो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये कोई न्यूटन की इक्वेशन से लेना देना नहीं है इसको। अगला यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है, अगला हमारा जो नेक्स्ट वन दे रखा है, ये दे रखा है कि यहाँ पे c वाला जो है वो है टाइम पर वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ऐसा कुछ दे रखा है। ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है क्या? v इक्वल टू u प्लस t, अरे u प्लस g इक्वल टू होगा, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। मैंने बोला था कि न्यूटन की इक्वेशन किस पे वैलिड है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। c हो गया। चलिए d जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रखा है, हां v RD इक्वल टू R0 और प्लस V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब यही है VT प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे बात समझ में? मतलब इसको इधर ले गए तो RT माइनस, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है ये। अरे इसको इधर ले आएंगे तो फाइनल इक्वेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा क्या ये? तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन वैलिड रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला भी क्या हो गया बेटा, यहाँ से फॉल्स हो गया। एक और लास्ट पांचवा CDE, ये बोल रहा है यस A एवरेज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। इसे न्यूटन की इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। हम किसी भी मोशन में ये दो फार्मूले जो है ये हम किसी भी मोशन में यूज कर सकते हैं, बट वी कांट यूज थ्री फार्मूलास इन एनी आर्बिट्रेरी मोशन। मतलब यहाँ पे क्योंकि आर्बिट्रेरी मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी मोशन। तो कर लीजिएगा इसको नोट। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 23, ठीक। चलिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। 24 ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट with reason and example if it is true or false। यहाँ पे पहला दे रखा है, यहाँ पे a scalar quantity is one that the scalar quantity is one that पहला दे रखा है is conserved in a process। मतलब क्या हो रहा है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी is conserved in a process, कंजर्व रहेगी। एक बात बताओ यार, कैसे कंजर्व रहेगी? जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी कंजर्व हो? नहीं होगी। अरे बात समझ में? मान लो आप जैसे कोई रस्सी है, उसको आप 5 मीटर है, वो से एक रस्सी जोड़ दो, 7 हो जाएगी। हमेशा कोई चीज एक चीज कंजर्व नहीं रहेगी। तो ये चीजें क्या हो गई हमारी बेटा, फॉल्स हो गई। क्या हो गई ये हमारी फॉल्स। देखो अगर यहां पर बात करें अपन नॉन इलास्टिक कोलिजन की, तो नॉन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, कंजर्व। जैसे मान लो मैं बॉल को यहां से फेंकूं, टप्पा पाया वापस वो सेम हाइट तक आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी कम आती है, थोड़ा सा कम हाइट तक। दूसरे टप्पे में ओवरकम हम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
तो काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी ये क्या कंजर्व है क्या? No. तो नहीं। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया यहाँ पे? False. काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। बात समझ में आ गई? ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व्ड नहीं होती है। पल्ले बढ़ गया बेटा? Yes. इसका ये तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, हाँ, कि नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। अच्छा, स्केलर वैल्यू की नेगेटिव नहीं, ऐसा थोड़ी -5 इज आल्सो है Scalar. नेगेटिव, मतलब सीधी सी बात है यार, -5 ये भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, जरूरी थोड़ी है। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई? फॉल्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, और भी कोई मुझे बताओ, कोई एक ऑप्शन जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कहाँ ले सकते हैं अपन? बताओ क्या? हम क्या यहाँ पर बात करें, जैसे कि नेगेटिव वैल्यूज, टेम्परेचर को नेगेटिव मान सकते हैं? यस, वो भी स्केलर। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे बस समझ में, करंट इधर भी फ्लो हो रही है, यस, इधर फ्लो हो रही वो भी है, स्केलर है ना? यस। मान लो कि हम डायरेक्शन बात करें पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर बात करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें बोल रहा है मस्ट बी डायमेंशनलेस। अच्छा, करंट के पास तो डायरेक्ट डायमेंशन होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी क्या होती है? फॉल्स, बिकॉज़ करंट है वो डायमेंशन। हम बात करते हैं टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कैन टेक नेगेटिव ले सकते हैं टेम्परेचर को। करंट हैज डायरेक्शन बट इट्स ऑलरेडी के कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मस्ट है वो डायरेक्शन वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया ये? यस, है ना, मस्ट है डायरेक्शन वाला भी रॉन्ग हो गया हमारा। तो यहां से नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर ई, इसमें सी हो गया हमारा। डी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अच्छा, एक बात बताओ यार, क्या वेरी नहीं कर सकती है इस पे? जैसे मान लो मैं बात करूं ग्रेविटेशनल एनर्जी, हम दोनों, ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब स्केलर क्वांटिटी है, अभी हमारे बीच का गैप है कुछ है, तो कैसे निकालना? आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कभी चैप्टर 11 में, तो एक्चुअली वो एक्चुअली था कि gm1 m2 बना, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। Yes. और वो भी अगर अपन डिस्टेंस वेरी करेंगे, मतलब डिस्टेंस में वेरी करेंगे, तो क्या हमारे बीच की एनर्जी कम होती जाएगी? यस, है ना? जो मतलब रिश्ते होते हैं वो दूरियों के साथ कम होते जाते हैं। इसका मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी गलत है। डी भी क्या है बेटा? फॉल्स, मतलब यहाँ पर वेरी करती है स्पेस में ये। यस। बात समझ में आ गई? हाँ। लास्ट बोल रहा है ई हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। बिल्कुल। यस, ये अरे भैया 5 में तो 5 मीटर है, यस, है ना? 5 मीटर। अगर हम बात करें रिलेटिवली, तो हम रिलेटिवली वेलोसिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। रिलेटिव स्पीड कभी नहीं होती है, रिलेटिवली वेलोसिटी होती है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली वेलोसिटी होती है, तो हम यहाँ पर इसको रिलेटिवली क्या जो है वो है। यस। बात समझ आ गई? तो ये बात क्या होती है हमारी? 100% सही है। सही है। ये बात है वो ट्रू है। क्या बोला मेरे बेटा? हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर, ठीक है, द डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस में, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। बिल्कुल, चाहे आप एक्स में मूव कर रहा हो, वाई से देखो या एक्स से देखो, आपको मतलब स्पीड का मतलब क्या है, वो तो चेंज होगी नहीं। यस। तो ये बिल्कुल सत्य है। Yes. तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको चाहे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन